हे गाइस पॉइंट दिस इज चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विजन आइज के करंट अफेयर्स जो कि हमारे जून मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। कल हम लोग साइंस एंड टेक के बारे में देखे थे, तो आज उसी के रेस्ट ऑफ द टॉपिक को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। देखते हैं कि कितनी टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। तो चलिए पहले एक बार देख लेते हैं, रूबरू हो लेते हैं कि कौन कौन सी टॉपिक हम लोग ने कंप्लीट कर रखा है और आज हमें क्या क्या टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग कल देखे थे कोविड-19 थेरेपीज़, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के बारे में डिटेल में देखे थे। सेकंड हम लोग पेटेंट पूल क्या है उसके बारे में देखे थे। एंड थर्ड इज़ कि प्लाज्मा बैंक किसे कहते हैं, प्लाज्मा बैंक कहाँ बनाया गया है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखे थे एंड डिटेल अबाउट प्लाज्मा। ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इट इज़। तो आप लोग प्लीज़ उस लेसन को भी ज़रूर देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हैं। और अगर देख लियो हो तो आज कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020। तो क्या अब स्थिति है इंडिया की टीबी को लेकर, इसके बारे में डिटेल देखेंगे। सेकंड है कि यहाँ पे इन स्पेस के बारे में देखेंगे। थर्ड है जॉइंट लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में। एंड फोर्थ वन इज़ क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। फिफ्थ वन इज़ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर एंड एनुलर सोलर एक्लिप्स, क्योंकि 21 जून को हम लोग सोलर एक्लिप्स देखे थे तो वो एनुलर था, तो इसलिए ये फिर से न्यूज़ में आ चुका है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल देखने वाले हैं। ओके, सो रेस्ट ऑफ द लेसन के लिए आपको बस एक ही काम करना है, मेरे प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। चलिए पहले कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कल मैंने कुछ सोशल इशूज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो उसकी आंसर मैं बता देती हूँ। उसके बाद आज आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन है, उसकी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बतानी है, फिर कल मैं उसके आंसर भी बता दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो ये 3 क्वेश्चन कल मैं पूछी थी। सबसे पहला है कि ईट राइट मूवमेंट इनिशिएटिव किसका है और इसके अंदर क्या बातें कही जा रही थी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो फेज़ 2 स्टार्ट हुआ है, ये कब से कब तक है और इसका एम क्या है। थर्ड है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये किस गोल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये रखा गया है कि इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करना है और लाइफ लॉन्ग जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी है वो सबको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो ये गोल नंबर आपका 4 हो गया। ये फेज़ 2 की बात करें तो ये 2020 से लेकर 25 तक का रखा गया है। इसका मेन एम का बात करें तो यहाँ पे आपका जो सॉलिड और वेस्ट मैनेजमेंट है उसको सही तरीके से करना है, क्योंकि आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 1 में क्या था कि सबसे पहले है कि टॉयलेट कंस्ट्रक्शन करनी है। सेकंड है कि बिहेवियर चेंज लाना है। बिहेवियर चेंज किस लिए, तो ओपन डेफिकेशन फ्री के लिए, यानी जो खुले में शौच करते हैं लोग तो उनको वहाँ से हटाकर जो है टॉयलेट के इस्तेमाल में जो है उनका बिहेवियर चेंज लेकर आना। तो काफ़ी भारी मात्रा में ये काम हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 1 काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। उसी को देखते हुए फेज़ 2 लाया गया है कि यहाँ पे ODF प्लस विलेज की बात की जा रही है। ODF प्लस का कहने का मतलब है कि अब पूरी तरीके से सॉलिड और जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है उस पर फोकस किया जाएगा। और FSSAI की ये इनिशिएटिव है ईट राइट मूवमेंट, यानी कि एक पब्लिक हेल्थ के लिए अवेयरनेस यहाँ पे आपका लेकर आना है कि आपको जो भी आप खाते हो वो न्यूट्रिशनल ट्रेंड जो चलते आ रहा है तरीके का इनिशिएटिव लाया गया था। ओके, आइए 4 क्वेश्चन है आज आप लोग के लिए। सबसे पहले आपको बताना है कि AMR क्या है। देखिए समटाइम्स आपको यूपीएससी में क्वेश्चंस को टफ बनाने के लिए शॉर्ट फॉर्म भी दिए जाते हैं, इस तरीके का एक्रोनिम भी आपको देखने को मिलेगा। तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है, इतना ज़्यादा न्यूज़ में है कि आपको इसके शॉर्ट फॉर्म भी पता होना चाहिए। अगर इस तरीके से डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ AMR तो आप लोग को बताना होगा। ठीक है, सेकेंड है कि रेड लाइन कंपेन, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, मीन्स किस टॉपिक से रिलेटेड है, क्या कहा गया था इसमें, ये आप लोग को बताना है। थर्ड है कि पेटेंट पुलिंग किसे कहते हैं, प्लीज़ ये पता होना चाहिए क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और कोविड-19 की वैक्सीन को देखते हुए ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी है। और प्लाज्मा का क्या फंक्शन है ये बताना है। प्लाज्मा क्या है, ब्लड में कितने % प्लाज्मा होते हैं, उसके अलावा क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो आपको पता होना ही चाहिए। और क्यों प्लाज्मा इतना ज़्यादा न्यूज़ में है, तभी आप लोग समझ पाओगे कि प्लाज्मा का कितना ब्रॉड फंक्शन है। तो ये 4 बेसिक से क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक कि मैंने कोई टफ क्वेश्चन पूछा है आप लोग से, तो प्लीज़ इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। बहुत कम लोग आप लोग आंसर देते हो। देखिए आप लोग की भी तो पार्टिसिपेशन होनी चाहिए ना। मैं यहाँ पे इतनी मेहनत आप लोग के लिए कर रही हूँ, तो आप लोग खुद के लिए तो मेहनत कर ही सकते हो, तो खुद का ही आपका भला होगा, है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं आगे, देखते हैं आज की टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं इंडिया का ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020 के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है। ये रिपोर्ट हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये रिलीज़ किया गया है और इंडिया का टीबी अब हम लोग केस देखेंगे। तो बात करें हम लोग ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, तो आपको जो है सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ टीबी और ये होता किससे है। टीबी जो है आपका एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम
ट्यूबरक्लोसिस जो कि हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, ठीक है, ये भी चीज़ पता होना चाहिए। साथ ही ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है। अब कैसे होता है, मान लीजिए कोई टीबी पेशेंट है, अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो हमारे बोलने से जो वाटर ड्रॉपलेट बाहर आते हैं, अगर हम लोग स्नीज़ कर रहे हैं, कफ कर रहे हैं, या फिर हम लोग कहीं पे थूक रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों से हमारे बॉडी से जो वाटर ड्रॉपलेट बाहर आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया अगर मेरे कॉन्टैक्ट में कोई भी आता है और उस समय वो इनहेल करते, तो वो बैक्टीरिया उनके भी बॉडी में जा सकता है और इस तरीके से टीबी स्प्रेड होता है। तो इसलिए टीबी भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है, इसलिए जो टीबी पेशेंट होते हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाना ज़रूरी होता है। टिपिकली ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। लंग्स में पल्मोनरी जो टीबी है उसको कहा जाता है, लेकिन ये दूसरे पार्ट्स को भी, ऑर्गन को भी ये अफेक्ट करता है, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। तो टीबी दो तरीके का हो गया, जो लंग्स को अफेक्ट करता है उसको हम लोग पल्मोनरी टीबी कहते हैं, और जो दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है उसको हम लोग एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं, ठीक है। अब ड्रग रेसिस्टेंस टीबी क्या होता है, तो ड्रग रेसिस्टेंस टीबी वही होता है जैसे कि मल्टी रेसिस्टेंस हम लोग कल पढ़ रहे थे, AMR, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। तो इसमें क्या होता है कि टीबी में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि टीबी की जो यहाँ पे आपकी जो ट्रीटमेंट चलती है वो बहुत लंबे समय तक के लिए चलती है। एटलीस्ट यहाँ पे जो मेडिसिन दिया जाता है वो 6 महीने के लिए दिया जाता है, और पेशेंट को कहा जाता है कि आप 6 महीने तक इस मेडिसिन को कंटिन्यू करो तो आपकी जो हेल्थ है वो थोड़ी बहुत बेटर हो जाएगी। बट हमारे यहाँ के पेशेंट इतना ज़्यादा समझदार है कि वो 6 महीने का जो है कोटा पूरा नहीं करके वो 2 महीने 3 महीने ही मेडिसिन खाते हैं, और उसके बाद आपको खुद ही फील अच्छा होने लगेगा, खुद ही आपको जो हेल्दी फील होने लगेगा, तो मेडिसिन छोड़ दिया जाता है। और जब मेडिसिन छोड़ दिया जाता है तो ये जो बैक्टीरिया है, जो आप लोग आधे समय तक जो आप कोई मेडिसिन लेते हो, तो उससे क्या होता है कि ये बैक्टीरिया आपका बेहोश हो जाता है, ठीक है। 6 महीने तक पूरा लोगे तो मे भी ये जितने भी बैक्टीरिया आपके बॉडी में होगा वो डेड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो है 6 महीने के बाद क्या है कि आपके बॉडी में ये बैक्टीरिया बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, या फिर नहीं भी बन सकता है अगर आपके इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 महीने लेते, 2 महीने लेते, जिसमें कि हमारा बैक्टीरिया बेहोश होता है, और फिर हम लोग खुश हो जाते हैं। और अगर हम लोग उसके बाद मेडिसिन कंटिन्यू नहीं करते हैं तो हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया बेहोश होता है वो फिर से जिंदा हो जाता है, फिर से जन्म ले लेता है, और उसके बाद जो है वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इसी से क्या है कि आप देखो कि 6 महीने, अगर मान लीजिए ये तो हो गया आपका एक जो प्रॉब्लम है, टीबी की जो केसेस हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा देखने को मिलता है, ये इसी रीज़न से देखने को मिलता है। लेकिन सेकेंड प्रॉब्लम क्या है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस हो जाता है। जैसे कि लंबे समय तक यहाँ पे आपका मेडिसिन चलता है, 6 महीने आप खा रहे हो, फिर अगेन आपका 6 महीने के लिए आपका एक्सटेंड हो गया, यानी कि 1 साल आपने मेडिसिन खा लिया, 1 साल 2 साल 4 साल आपने मेडिसिन खा लिया टीबी का, तो क्या होता है कि आपके बॉडी में वो जो मेडिसिन है ना वो पूरी तरीके से जो है एब्सॉर्ब हो जाता है। आपके बैक्टीरिया को, आपके बॉडी के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी ये हैबिट हो जाता है इस मेडिसिन का। फिर फर्दर क्या होता है कि इस मेडिसिन का उस बैक्टीरिया के ऊपर जो है ज़्यादा असर नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करना होता है डॉक्टर को, डॉक्टर क्या करते हैं कि डोजेस बढ़ाते हैं, ठीक है, हाई डोज के मेडिसिन देते हैं जिससे कि ये बैक्टीरिया डेड हो सके, किल हो सके। तो इसीलिए यहाँ पे जो है आपका ड्रग रेसिस्टेंस कहा जाता है टीबी में, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस है जिसको MDR कहते हैं। ये आपका टीबी में होता है, जो कि जब आपका ये रिफैम्पिसिन और जो आइसोनाइसिस जो यहाँ पे आपका मेडिसिन है, अगर इसको रिस्पॉन्ड नहीं करता है तब यहाँ पे आपका दूसरे तरीके का मेडिसिन दिया जाता है। अगर यहाँ पे मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस भी आपका फेल हो जाए, यानी कि एक समय के बाद 10 साल 12 साल के बाद अगर ये भी आपका मेडिसिन जो है आपके बॉडी में काम नहीं करे, उसके बाद आता है एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। इसमें क्या होता है ना कि आपका 4 ऑफ द कोर एंटी टीबी ड्रग होता है। इसमें मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस जो है वो तो आपका इंक्लूड होता ही है, साथ ही साथ आपका यहाँ पे फ्लोरोक्विनोलॉसिस भी होता है, साथ ही साथ एटलीस्ट यहाँ पे 3 इंजेक्टेबल सेकेंड लाइन ड्रग्स होता है, यानी कि आपका जो डोजेज है मेडिसिन का वो बढ़ते जाता है। सबसे पहले अगर डोजेज दिया जाता है तो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस का दिया जाता है, इसका अगर काम करना हमारे बॉडी में खत्म हो जाता है तो फिर उसके बाद एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस दिया जाता है। फिर उसके बाद ये भी खत्म हो गया तो बस यहाँ पे आपका क्या बचा, टोटली ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, जो कि टीबी है, जिसमें कि आपका सारा यानी कि फर्स्ट और सेकेंड लाइन जो टीबी ड्रग्स है, अगर ये दोनों आपका बॉडी में फेल हो जाता है तो फिर लास्टली यहाँ पे बचता है कि जो टीबी पेशेंट है उनको टोटली ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस का यहाँ पे डोज दिया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों याद रखिएगा, टीबी से रिलेटेड ये तीनों आपकी दवा है, तो बिल्कुल भी आप लोग को ध्यान रखना है। इंडिया का अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ हाईएस्ट टीबी बर्डन है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2019 के हिसाब से, जो कि WHO के द्वारा ये रिलीज़ किया गया है, इसमें बताया गया है कि हम लोग को कंप्लीट सर्विलांस करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग अच्छे तरीके से इस टीबी पेशेंट को जो है जितने भी केसेस है उसको हम लोग डिटेक्ट कर सके। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा बर्डन है। अब बर्डन क्यों है इसके बारे में मैं तो सबसे पहले ही बता दी कि हमारे इंडिया में होता क्या है, तो कोई बात नहीं, चलिए आते हैं कि इस रिपोर्ट के बारे में देखते हैं नंबर ऑफ केसेस कितना है। 2.4 मिलियन केसेस जो है टीबी की वो 2019 में रिपोर्ट किया गया था, और ये बताया जा रहा है कि 14% हाई है।
है। यानी कि 2018 के कंपैरिजन में देखें तो 2019 में जो नंबर ऑफ़ यहाँ पे केसेस है टीबी के वो 14% ज़्यादा निकल कर आए हैं। लेकिन मिसिंग केसेस अगर हम लोग नंबर ऑफ़ मिसिंग केसेस देखें तो उसमें कम हुआ है। 2017 में जो है ना मिसिंग केसेस अगर आप देखोगे तो 2.9 लाख केसेस जो है वो आपका मोर देन 10 लाख जो था उसके अगेंस्ट में आप देखोगे तो मिसिंग केसेस जो है वो यहाँ पे आपका कम हुआ है। मिसिंग केसेस का क्या मतलब है कि गैप जितना भी एस्टिमेट किया जा रहा है और जितना भी नोटिफाइड किया जा रहा है, यानी कि हम लोग एस्टिमेट लगाते हैं ना कि इंडिया में कितने केसेस होंगे, मान लीजिए एस्टिमेट लगाते हैं कि 2,00,000 यहाँ पे केसेस होंगे, लेकिन एक्चुअल कितना आ रहे हैं तो 1,000 आ रहे हैं, तो 1,000 का यहाँ पे आपका गैप हो गया, तो इसी को मिसिंग नंबर कह रहे हैं। तो मिसिंग नंबर हमारा थोड़ा सा कम हुआ है। प्रोविज़न अगर हम लोग HIV टेस्टिंग का देखें तो सब यहाँ पे नोटिफाई किए गए हैं टीबी पेशेंट को कि यहाँ पे HIV टेस्टिंग कराना है, और ये इंक्रीज़ हुआ है। 2018 में 67% था, वही 2019 में ये 81% हो चुका है। ट्रीटमेंट की बात करें टीबी का तो क्योंकि ईजिली अवेलेबल है, यानी कि जो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक है ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपका अवेलेबल है, तो प्रोपोर्शन अगर हम लोग चिल्ड्रेन का देखें जो कि टीबी डायग्नोस हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि टीबी की जो डायग्नोस्टिक है वो हमारे यहाँ बढ़ते जा रही है, तो उसके कारण जो लोग हैं इसके अंदर में जो आ रहे हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। ट्रीटमेंट जो आप देखोगे सक्सेस रेट ये भी आपका बढ़ते जा रहा है, 81% से बढ़ चुका है, जो कि 2018 में मात्र 69% था। तो हमारे यहाँ जो है टीबी से रिलेटेड जो सक्सेस रेट है वो भी बढ़ गया है। वो मोर देन 4.5 लाख जो DOT सेंटर है जहाँ पे आप लोग जाते हैं टीबी की चेकअप कराते हो, तो वो भी यहाँ पे आपका बढ़ चुका है। स्टेट की अगर हम लोग रैंकिंग की बात करें तो 2020 में जो सेंट्रल टीबी डिविजन्स है उनके द्वारा क्वार्टरली रैंकिंग यहाँ पे आपका इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें कि यहाँ पे सारे स्टेट्स और यूटीज़ के द्वारा जो टीबी एलिमिनेशन एफर्ट्स है उसको लेकर चला गया, यानी कि टीबी को पूरी तरीके से हटाना है। तो अगर हम लोग लार्ज स्टेट के कैटेगरी में देखें तो मोर देन लार्ज स्टेट कहने का मतलब है कि जहाँ पे आपका 50 लाख से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो लार्ज स्टेट में अगर हम लोग देखें तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन कौन से है, तो गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। अगर हम लोग स्मॉल स्टेट्स के कैटेगरी में देखें जहाँ पे आपका 50 लाख से कम पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे जो आपके बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है वो त्रिपुरा और नागालैंड है। अगर हम लोग यूनियन टेरिटरी के कैटेगरी में देखें तो दादर है, नागर हवेली, दमन एंड दीव जो है वो बेस्ट परफॉर्मर है। तो इतना ज़्यादा स्टेट को याद नहीं रखना, हाँ, लेकिन अगर आप लोग ये सारे स्टेट से अगर बिलोंग कर रहे हो तो मे बी इट विल बी हेल्पफुल इन योर PCS एग्जाम, तो आप लोग उसके लिए इसको याद करके रखो। अदरवाइज जो है आपके UPSC में इस तरीके का क्वेश्चंस जो है नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, सो इसलिए आपको थोड़ा अवेयर होना ज़रूरी है। अब देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है टीबी से रिलेटेड और कितना हम लोग अचीवमेंट ले पाए हैं। सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान है जो कि 2017 से लेकर 2025 तक चलाया जा रहा है, और इसमें आपका 3 इयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो है कंप्लीट हो गया है, यानी कि 2017 से 2020 तक हमारा 3 इयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गया है। इसके तहत अगर हम लोग देखें तो इंडिया के द्वारा ये कमिट किया गया ना कि हम लोग 2025 तक टीबी को एलिमिनेट कर देंगे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यहाँ पे आपका 3 है, SDG जो यहाँ पे 3 है उसमें रखा गया है कि 2030 तक जो है टीबी को ग्लोबली एलिमिनेट करना है। बट हम लोग इस तरीके से जो ग्लोबल का यहाँ पे आपका टारगेट रखा गया है उससे हम लोग 5 इयर्स पहले ही इस तरीके के टारगेट को हम लोग अचीव करने का रखे हैं कि हम लोग 2025 तक पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे टीबी को इंडिया से। सेकेंड है कि जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है उसको रिवाइज किया गया है। इसका नाम फिर से क्या रखा गया है, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसमें क्या है कि और तेज़ी से काम किया जाएगा और टीबी को जो है हमारे कंट्री में 2025 तक पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है। NTEP है जो कि यहाँ पे फंड रिसीव कर रहे हैं कहाँ से, ये आपका जो है द ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया, जो कि वर्ल्ड बैंक और दूसरे यहाँ पे आपके डोनर्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे जो है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम को यहाँ पे फंडिंग दिया जा रहा है। थर्ड है यहाँ पे अर्ली एक्यूरेट डायग्नोसिस, यानी कि सबसे पहले जो है ना आपका सही तरीके से यहाँ पे डायग्नोसिस किया जा रहा है। जेल्मलेंसिल एसिड फास्ट स्टेनिंग है, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी है जो कि प्राइमरी टूल है डायग्नोस करने के लिए जो भी पेशेंट को यहाँ पे आपका पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, यानी कि वो टीबी जो कि आपके लंग्स को अफेक्ट करता है। सेकंड है कि पेशेंट जिनका यहाँ पे रिस्क है मल्टी ड्रग्स रेसिस्टेंस का, तो उनको भी डायग्नोस किया जा रहा है, और WHO का जो यहाँ पे रैपिड डायग्नोस्टिक यहाँ पे जो आपका इंडोर्स किया गया है उसके थ्रू जो है MDR टीबी को भी यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उनको यहाँ पे डायग्नोस किया जा रहा है। 700 टीबी फोरम जो है इसको भी इस्टेब्लिश किया गया है, ये कम्युनिटी बेस्ड रिस्पांस है टीबी के लिए। साथ ही यहाँ पे ऑनलाइन आप देखोगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑफ टीबी पेशेंट है जो कि निक्षय पोर्टल से आपको दिया जा रहा है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि निक्षय पोर्टल किस लिए है, तो ये टीबी पेशेंट के लिए यहाँ पे है। निक्षय की अगर बात करें तो नेशनल टीबी इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन ये बताता है कि पेशेंट को इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि कैसे वो मैनेज करे और मॉनिटर करे प्रोग्राम एक्टिविटीज़ को, वो भी थ्रू
थ्रू आउट द कंट्री। साथ ही यहाँ पे सर्विलांस टूल भी है आपका NTEP के अंदर, और यहाँ पे आपका नेशनल डेटा रिपोजिटरी भी है, यानी कि जितने लोग टीबी से ग्रसित है उनकी यहाँ पे आपका जो है डेटा को रखा जाएगा, और साथ ही साथ आगे चलकर जो है एनालिटिक्स के लिए इसको रखा गया है। यहाँ पे क्या है कि DBT है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है। अगर सरकार को यहाँ पे पेशेंट को जैसे कि 500 रुपीज़ दिया जाता था, तो सरकार को अगर पेशेंट को इस तरीके से DBT अगर देना है तो वो यहाँ पे इस तरीके से जो है इसके अंदर दे सकते हैं। इंडिया इज़ द वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री है जिनके द्वारा यहाँ पे कम्युनिटी राइट्स एंड जेंडर टूल को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है, और इसको जो है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के साथ डेवलप किया गया है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की बात करें तो इसका एम है कि हर एक टीबी पेशेंट जो है उनको इंश्योर कराना है कि उनको अच्छा खासा डायग्नोसिस मिलेगा, उनको अच्छी खासी ट्रीटमेंट दी जाएगी, और साथ ही साथ वो क्योर भी हो जाएंगे। इसका फाउंडेशन आप देखोगे 2001 में किया गया था, और इसकी सेक्रेटेरिएट कहाँ है तो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है। निक्षय पोषण योजना हमारे कंट्री में चल रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन जो कि 2017 से 2025 तक का टारगेट है, ये रखा गया है, और इसमें DBT है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आपका प्रोवाइड किया जा रहा है सारे टीबी पेशेंट को, जिसके थ्रू वो अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा कर सकेंगे। और अगर उनको लगता है कि टीबी के कारण उनके मेडिसिन में, उनके ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, तो ये फिनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए जो है सरकार के द्वारा यहाँ पे उनको फिनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ये जो स्कीम है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फाइनेंस किया जा रहा है, साथ ही इसमें फाइनेंस के जो हम लोग मदद ले रहे हैं वो वर्ल्ड बैंक के साथ ले रहे हैं। DBT आप देखोगे तो 500 पर मंथ यहाँ पे दिया जाता है, जितने भी टीबी पेशेंट है या फिर यहाँ पे आपके MDR टीबी पेशेंट है तो उनको उनके ट्रीटमेंट के दौरान जो है ना 500 पर मंथ दिया जा रहा है, और ये जो पैसे आपको दिए जा रहे हैं ये निक्षय पोषण योजना के द्वारा दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। टीबी सर्वाइवर टू टीबी चैम्पियंस, ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जिसमें कि टीबी अफेक्टेड जो कम्युनिटीज़ हैं उनको इंगेज करने के लिए रखा गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे टीबी सैंपल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जिसको और ज़्यादा यहाँ पे आपका बढ़ाया जाएगा। और किससे, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सर्विस फॉर स्पेसिमेन ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम फेरीफेरल हेल्थ फैसिलिटीज़ के सपोर्ट के द्वारा जो है यहाँ पे हम लोग जितने भी टीबी सैंपल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से आपके ट्यूबरक्लोसिस के बारे में हुई। तो आई थिंक कि आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा क्लियरेंस दिखा होगा इस टीबी रिपोर्ट के बारे में। जो है कभी भी अगर आप लोग ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड कुछ भी लिखते हो तो इस रिपोर्ट को वहाँ पर ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसको यहाँ पे आपका शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है इन स्पेस। तो ये है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी यहाँ पे इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर को यहाँ पे आपका बनाया गया है, जिसके थ्रू जो प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन है हमारे स्पेस एक्टिविटीज़ में वो और ज़्यादा बढ़ पाएगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि इससे आपका जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे इन स्पेस के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। न्यू एंटिटी है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर, जो कि अपने यहाँ पे आप देखोगे इनके खुद के चेयरमैन होंगे और यहाँ पे एक बोर्ड भी होगा। इससे क्या होगा कि जो यहाँ पे सैटेलाइट जाता है तो रूटीन सैटेलाइट को रेगुलेट किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। रॉकेट और जो कमर्शियल लॉन्च सर्विस है ये सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाएगी। साथ ही साथ इसमें क्या होगा, इनका खुद का यहाँ पे डायरेक्टरेट होगा कि टेक्निकल, लीगल, सेफ्टी, सिक्योरिटी, मॉनिटरिंग और एक्टिविटीज़ जो प्रमोशन है वो सारा काम यहाँ से किया जाएगा। ये एक इंटरफेस होगा इसरो और प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में। साथ ही यहाँ पे असेस किया जाएगा कि कैसे जो है ना हम लोग इंडिया की जो स्पेस रिसोर्सेज है उसको सही तरीके से बेस्ट यूटिलाइज कर सके और स्पेस बेस्ड जो एक्टिविटीज़ है वो और ज़्यादा हम लोग बढ़ा सके। तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन हमारे स्पेस में हो रहा है, तो इसलिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही ये ऑटोनोमसली ये काम करेगा और यहाँ पे इसरो के साथ पैरेलली यहाँ पे काम होगा। इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक बेसिक बॉडी रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या मिशन है कि इस तरीके की चीज़ों को लेने का, तो यहाँ पे मेन जो प्राइवेट पार्टीज़ को इंक्लूड करने का मेन है कि अच्छी तरीके से यहाँ पे डिसीजन ले पाएंगे, इंडिया स्पेस की जो यहाँ पे रिसोर्सेज है उसको बेटर तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। बट इन स्पेस जो है ना ये सारे गैप्स को यहाँ पे फुलफिल करेगा, यानी कि जो हम लोग अच्छे तरीके से अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, अच्छे तरीके से हम लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो मे बी ये इन स्पेस काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। अगर हम लोग देखें तो ये सेकंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लास्ट 2 ईयर में बनाया गया है। फर्स्ट जो बनाया गया था वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड था, और इसका जो आप देखोगे कि 2019 के बजट के बाद जो है इसको आपका जो है यहाँ पे अनाउंस किया गया था। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, तो इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ये पहला है और उसके बाद सेकेंड जो है हमारा इन स्पेस है। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की बात करें तो ये एक कमर्शियल आर्म्स है हमारे इसरो का,
प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे इंडियन इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे अनेबल करना है कि वो अच्छी तरीके से हाई टेक्नोलॉजी स्पेस ले सकते हैं। साथ ही साथ ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी के अंडर में है और काम जो किया जाता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर होता है। NSIL की बात करें तो ये एंथ्रिक्स जो है ना उसको रिप्लेस नहीं करेगा। एंथ्रिक्स आज भी एग्जिस्ट करता है और इसका भी ऐसे ही सिमिलर फंक्शन है। तो एंथ्रिक्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एंथ्रिक्स जो है इसको आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ ही इसको जोड़ा गया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको ओन किया गया है 1992 में। और ये मार्केटिंग आर्म है, यानी कि इसरो का जो मार्केटिंग होता है, आप देखते हो कि कोई भी अगर हमारा मिशन आने वाला रहता है, जैसे चंद्रयान 2 था, तो उसमें जितना भी मार्केटिंग किया गया था कि चंद्रयान 2 क्या है, क्या करना है, इसमें रोवर है, लैंडर है, ऑर्बिटर है, तो इसका क्या फंक्शन है, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग होता है। GSLV से जाएगा, PSLV से जाएगा, तो ये सारी चीज़ों को कौन करता है, तो एंट्रिक्स करता है। ठीक है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। NSIL की बात करें तो ये यहाँ पे इन स्पेस के साथ ही काम करेंगे और इंडस्ट्री को भी अनेबल करेंगे कि वो अच्छा खासा जो है एक्टिविटीज़ करे इसरो की। मेजर बिजनेस एरिया अगर हम लोग NSIL का देखें तो ये लॉन्च व्हीकल प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन और मार्केटिंग ऑफ स्पेस बेस्ड सर्विस है, बिल्डिंग सैटेलाइट है और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो ये सारे मेजर बिजनेस एरिया भी आप लोग को पता होना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कि की बेनिफिट क्या है। इन स्पेस अगर यहाँ पे आपका बनाया गया है, क्रिएट किया गया, तो इसकी बहुत बड़ी बेनिफिट होगी, सो यू शुड नो अबाउट इट। तो सबसे पहला क्या है कि यहाँ पे एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड किया जाएगा प्राइवेट कंपनीज़ के लिए कि वो यहाँ पे इंडियन की जो स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। लेवल प्लेइंग फील्ड कहने का क्या मतलब है कि इक्वालिटी प्रोवाइड करना है, चाहे हमारी पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर्स हो, सब में जो है ना जितनी भी प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनी है उसके बीच में एक इक्वालिटी होना चाहिए। साथ ही ये हैंड होल्ड और प्रमोट करेगा, गाइड करेगा प्राइवेट इंडस्ट्री को स्पेस एक्टिविटीज़ में, और साथ ही साथ अच्छी खासी पॉलिसी लाई जाएगी, फ्रेंडली रेगुलेटरी इन्वायरमेंट होगा। इससे क्या होगा कि प्राइवेट प्लेयर्स की जो भी डिमांड है, जो भी नीड है, उसको देखा जाएगा, जैसे कि एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई और भी चीज़ में इसरो से रिलेटेड जो भी चीज़ों में अगर एक्सप्लोर करना है तो वो भी किया जाएगा। इसका एम है कि प्राइवेट कंपनीज़ को एम्पावर करना है कि वो यहाँ पर लॉन्च व्हीकल का क्रिएशन करे, लॉन्च पैड का क्रिएशन करें। साथ ही यहाँ पर इसरो को अलाउ किया जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और रिसोर्सेज जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दे। साथ ही यहाँ पे जो सोशियो इकोनॉमिक यूज़ ऑफ स्पेस एसेट और जो यहाँ पे आपका जो एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा आपको डिटेल में चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस एक्टिविटीज़, तो इससे रिलेटेड एक आर्टिकल आया था मई में 2020 में, तो इसकी साइंस एंड टेक को ज़रूर देख लीजिए, तो आपका एक टॉपिक और ज़्यादा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। आप लोग देख रहे हो कि कोविड-19 के कारण जो है सरकार प्राइवेटाइजेशन पर ज़्यादा फोकस कर रही है। हम लोग रेलवे को प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे हैं, हम लोग प्राइवेट एंटिटीज़ को जो है इसरो में इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं स्पेस एक्टिविटीज़ में। तो आपको ये सारी पॉइंट्स तो बिल्कुल भी समझ में आना चाहिए और साथ ही साथ आप लोग के पास इकट्ठे आप लोग के पास जो है कलेक्ट भी होना चाहिए। ठीक है, आते हैं जॉइंट ल्यूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में। तो ये है क्या, इसके बारे में देखते हैं। रिसेंटली यहाँ पे जॉइंट ल्यूनार पोलर एक्सप्लोरेशंस का जो डिटेल है वो यहाँ पे रिलीज़ किया गया है जाक्सा के द्वारा। तो ये जो आपका मिशन है वो जाक्सा का है, इट मीन्स कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का। तो इस मिशन की पहले डिटेल देख लेते हैं। लॉन्च ईयर क्या है, कब इसको लॉन्च करना है, तो 2023 के बाद करना है। तो अभी तो अब कोई इसका इरादा भी नहीं है। तो लॉन्च व्हीकल आप देखो S3 रॉकेट है, उनका खुद का रॉकेट है। लॉन्च मास आप देखोगे तो 6 टन प्लस है। पेलोड मास आप देखोगे तो 350 kg प्लस है, जिसमें कि रोवर भी होगा। ऑपरेटिंग पीरियड क्या है, तो 3 मंथ से ज़्यादा होगा। लैंडिंग पॉइंट कहाँ है, तो यहाँ पे मून के साउथ पोल में, जहाँ पे हमारा चंद्रयान 2 गया था, वहीं पे अब ये जाक्सा के द्वारा जो है जॉइंट ल्यूनार पोलर एक्सप्लोरेशन जाएगा। उसके बाद मेजर मिशन क्या है, तो वाटर डिटेक्ट करना है साउथ पोल में, साइंस इंस्ट्रूमेंट है और इन्वायरमेंटल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इन 3 चीज़ पे काम किया जाएगा। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो कि जॉइंट मिशन है किसके किसके बीच में, तो जाक्सा है और साथ ही साथ इसरो है। तो इनके बीच में एक जॉइंट मिशन हुआ था 2017 में, जिसका एम है कि लैंडर और रोवर को जो है ना मून की सरफेस में भेजना है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। साथ ही अगर हम लोग डिटेल देखें जो कि जाक्सा के द्वारा शेयर किया गया, तो इसको जो है ना 2023 के बाद ही लॉन्च किया जाएगा। ये जो मिशन है ये आपका 6 मंथ तक रहेगा और इसका टारगेट है कि सनलिट रीजन में भेजना, यानी कि जहाँ पे मून सन की जो लाइट वहाँ नहीं पहुँचती है, तो वो कहाँ है, मून के साउथ पोल में। साथ ही यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लैंडिंग मॉड्यूल और जो रोवर है, जैसे कि लैंडिंग मॉड्यूल हम लोग देखे थे जो लैंड करना था, तो वो लैंडिंग मॉड्यूल था और उससे एक रोवर निकलेगा जिसमें कि व्हील लगे हुए थे, और वो चल चल के यानी कि घूम घूम के जो है ना मून के साउथ पोल में पूरा आपका कैप्चर करता कि वहाँ पे वाटर की डिटेक्शन है कि नहीं, वहाँ पे सरफेस कैसा है,
को डिटेक्ट करने के लिए रोवर लगाया गया था। तो वही है कि इसरो जो है यहाँ पे लैंडर सिस्टम को डेवलप करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले क्या है कि एक्चुअल डेटा यहाँ पे निकाल कर लाना है कि मून में कितने क्वांटिटी ऑफ वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है, साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशन, फॉर्म और अदर पैरामीटर्स जो कि ल्यूनार के वाटर रिसोर्स का है, तो ये डिटेल पता करना है। साथ ही टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है, जो कि हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग यहाँ पे लो ग्रेविटी सेलेस्टियल बॉडीज़ को एक्सप्लोर कर सके। लो ग्रेविटी कहने का क्या मतलब है, देखिए जैसे हम लोग जहाँ पे भी हम लोग जैसे रह रहे हैं तो यहाँ पे ग्रेविटी है, क्योंकि कुछ भी चीज़ आप ऊपर फेंकते हो तो वो चीज़ें जो है ना नीचे आती है। तो यानी कि ग्रेविटी के कारण जो है ना चीज़ें जो है हमारे नीचे की तरफ जो है अर्थ की तरफ वो खींचे चले आती है। लेकिन यही चीज़ आप मून में जाओगे ना तो वहाँ पे लेस ग्रेविटी देखने को मिलेगा। आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंकोगे ना तो बहुत ही धीमी गति से वो नीचे आएगी, नहीं तो नहीं भी आती है समटाइम्स। तो ये चीज़ें आपको दूसरे ग्रह पर देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे उस समय उस ग्रेविटी में जो है ना आपको सारी चीज़ों को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो उस लेस ग्रेविटी वाले एरिया में कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करना है, तो इसको सही तरीके से समझना है। साथ ही फिजिबिलिटी देखना है कि इस तरीके के रिसोर्स को जो है कैसे यूटिलाइज कर सके। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि वाई मून साउथ पोल इज़ स्पेशल, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि चाइना के द्वारा, इंडिया के द्वारा, जापान के द्वारा हर कोई लगे हुए है कि मून के जो है ना साउथ पोल को ही एक्सप्लोर करे। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझिए। इट्स क्रैटर जो कि यहाँ पे अनटच्ड है सनलाइट से, वो भी फॉर बिलियंस ऑफ ईयर, ऑफरिंग एन अनडिस्ट्रीब्यूट रिकॉर्ड ऑफ सोलर सिस्टम ओरिजिन। यानी कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि इसका जो क्रैटर है ना, यानी कि आप लोग जो देखते हो कि साउथ पोल है, साउथ पोल जो है ना बहुत लंबे समय से जो है ना सनलाइट से अनटच्ड है, यानी कि वहाँ पे सूरज की रोशनी गई नहीं है। तो सूरज की रोशनी अगर नहीं गई है बिलियंस ऑफ ईयर से, तो यानी कि कुछ तो ऐसा होगा सोलर सिस्टम ओरिजिन से जो कि हम लोग एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिकॉर्ड देख पाएंगे, यानी कि कुछ तो नया चीज़ देखने को मिलेगा जहाँ पे सन की रोशनी नहीं जा रही है। तो वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, वहाँ पे आपका जो है रिसोर्सेज कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो कुछ अलग चीज़ें जो है पता चलेगा। साथ ही आप देखो कि ये परमानेंट शैडोड क्रैटर है, यानी कि वो जगह पूरी तरीके से परमानेंट शैडो है, यानी कि एकदम छाँव में है। और नियरली आप देखोगे 100 मिलियन टन्स ऑफ वाटर जो है ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि वहाँ पे ज़रूर होगा, क्योंकि सनलाइट होता है तो आपको पता है कि पानी क्या होती है कि भाप बन के जो है आपके वेपर बन के ऊपर चला जाता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, फिर रेन होती है। तो ये एक साइकिल है जिसको आप लोग वाटर साइकिल भी कहते हो। तो अगर सनलाइट ही नहीं पहुँच रही उस एरिया में तो वाटर की जो वेपर बनने की चांसेस है वो तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर वाटर की जो वहाँ पे अवेलेबिलिटी है वो में भी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए भी ये रीज़न है कि सबको वही सर्च करना चाह रहे कि कितना पानी है, तब आप लोग को जो है मून में शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है तो कौन कौन है जो मून में जाना चाहेंगे, तो ये वाली बातें यहाँ पे हैं। साथ ही एलिमेंटल और पोजिशनल अगर एडवांटेजेस देखें तो ये सुटेबल है कि यहाँ पे हम लोग जो है फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशंस करने के लिए जो है पिट स्टॉप हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी एक्सप्लोर करने का बात किया जा रहा है। तो एक बार अगर हम लोग वहाँ पे देख ले कि वेदर वो जगह सही है कि नहीं, जो है वहाँ पे पानी की क्वालिटी कैसी है, पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है, वहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, रिसोर्सेज है कि नहीं है, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ों को एक बार जान लेंगे। अगर वहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो फर्दर कोई ना कोई जो है और भी प्रोग्राम आएगा, लेकिन अगर कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, सही तरीके से वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो इस तरीके के एक्सप्लोरेशन को ख़त्म किया जा सकता है। साथ ही यहाँ पे ट्रेसेस है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, अमोनिया है, मीथेन है, सोडियम है, मरकरी है, सिल्वर है, और ये एक अनटैप्ड सोर्सेज है एसेंशियल रिसोर्सेज का। तो ये सारी चीज़ भी पता चला है, तो इसको और बेटर तरीके से एक्सप्लोर करना है। सो दैट्स वाई जो साउथ पोल है ना मून का, वो काफ़ी ज़्यादा इतना ज़्यादा स्पेशल है कि हर कोई इसके पीछे ही पड़े हुए हैं। सो प्लीज़ रिमेंबर इट्स जॉइंट ल्यूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये जाक्सा और इसरो का जो है आपका ये जाक्सा का ही है, लेकिन इसरो के साथ ये काम कर रहा है। तो ये लैंडर और जो रोवर है इसमें मिलके जो है इसरो के साथ काम किया जा रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये है क्या, रिसेंटली इस सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशंस जो है 2 ग्राउंड स्टेशन के बीच में जो कि एक्टिवेटेड किया गया है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। ये जो कम्युनिकेशन है आपको 2 स्टेशन के बीच में देखने को मिलेगा, जिसकी डिस्टेंस यहाँ पे 1120 किलोमीटर से ज़्यादा है। साथ ही ये आपका जो मिसियस है, यानी कि इसको हम लोग क्वांटम एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं स्पेस स्केल में, वर्ल्ड का फर्स्ट जो अगर यहाँ पे क्वांटम अनेबल सैटेलाइट देखे तो ये मिसियस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है, डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है। और यूपीएससी में आपको देखने को मिलेगा कि 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो कि आप देखो और टिक लगा लो। ठीक है, वैसे 30 तक भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट क्वांटम अनेबल सैटेलाइट कौन सा है, तो उसमें आपका ऑप्शन रहेगा अगर मिसियस रहा तो आप दे सकते हो, है कि नहीं। लेकिन ये मिसियस जो लॉन्च किया गया था वो चाइना के द्वारा 2016 में किया गया था।
अब समझते हैं कि बात क्या किया जा रहा है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके का टेक्निक है जिसमें कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है कीज़ का उसको सिक्योर किया जाता है और इसको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो मैसेजेस है उसको यूज़ करके। जैसे देखिए क्या होता है कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन अगर आप लोग को समझना है तो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है व्हाट्सएप। जैसे आप लोग व्हाट्सएप भेजते हो, व्हाट्सएप में मैसेज करते हो, तो ये सेंडर होते हैं, ये रिसीवर होते हैं। मान लीजिए ये मैं हूँ, ये आप हो, मैं आपको यहाँ पे मैसेज कर रही हूँ हाय, ठीक है, और आपको ये मैसेज मिलता है हाय, ठीक है। लेकिन जो मैं यहाँ पे मैसेज करती हूँ तो हाय अगर जैसे ही आपको भेजती हूँ, सेंड पे क्लिक करती हूँ, तो ये मैसेज हाय में नहीं जाता, ये मैसेज आपका इनक्रिप्ट हो जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पे कोडिंग लग जाती है। मान लीजिए कि ये ABC के फॉर्म में चला गया, ठीक है, और जब आपके पास पहुँचता है, जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो ओपन करने के लिए, तो जैसे ही आप ओपन करते हो तो आपको हाय दिखता है, लेकिन इससे पहले जब तक आप क्लिक नहीं करते और जब तक आपके पास पहुँचता है तो ये आपका कोडिंग के फॉर्म में पहुँचता है, ये ABC ही रहता है जिसको आपको डिकोड करना होता है, और फिर उसके बाद आपको ये दिखता है हाय, ठीक है। तो ये आपका जो है ना, इसको कहते हैं इंड टू इंड इंक्रिप्शन, और इसको कहते हैं हाई सिक्योरिटी, कि बीच में कोई भी आपके मैसेज को हैक ना कर सके, बीच में आपके मैसेज को कोई पढ़ ना सके। तो इसलिए व्हाट्सएप को इतना सिक्योर कहा जाता है, और इंड टू इंड इंक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ें होती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये हाईली आपका जो है ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी होती है और सिक्योर टेक्नोलॉजी होती है। अगर ट्रेडिशनल क्रिप्टोग्राफी में देखें, क्रिप्टोग्राफी का अगेन मीनिंग होता है सीक्रेट राइटिंग, यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको कह रही हूँ कि टीच, ठीक है, तो टीच मैं आप लोग को कह रही हूँ, बट क्रिप्टोग्राफी में अगर मैं बोलूँ तो ये 1 to 5 भी मैं बोल सकती हूँ। तो इस तरीके का मैं कोडिंग के फॉर्म में बोल रही हूँ। और ये सिक्योरिटी जो है ना, ये आपको देखने को मिलेगा कि एक सर्टेन मैथमेटिकल प्रॉब्लम का वो सॉल्व करने जैसा जो होता है, ये अनेबल है कि ये सॉल्व कर सके सर्टेन मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी। तो ट्रेडिशन जो पुराने समय से क्रिप्टोग्राफी चलते आ रहा था, तो वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया, इसलिए इस तरीके का इंड टू इंड इंक्रिप्शंस रखा गया है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो सिक्योरिटी को यहाँ पे जो है ना लॉ ऑफ क्वांटम फिजिक्स के साथ ही इसको अचीव किया जा रहा है। इस तरीके का दो इंपॉर्टेंट आपको लॉ देखने को मिलेगा, जो कि सुपरपोजिशन है और इंटेंगलमेंट है। सुपरपोजिशन कहने का मतलब है कि क्वांटम बिट, यानी कि यहाँ पे आपका यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है क्वांटम कंप्यूटर में। तो क्वांटम कंप्यूटर में आप लोग सुने हो कि बाइनरी फॉर्म में वहाँ पे आपका डेटा रहता है, चाहे वो 1 में होगा और 0 में होगा। अगर आप लोग कंप्यूटर थोड़ा भी बेसिक पढ़े होंगे तो बाइनरी यूनिट आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें कि आप लोग को बताना होता है कि बताइए ये 1 1 0 0 1 1 इसका क्या मीनिंग होता है। ये आपका जो है जब आपको डिजिट में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना डिजिट होगा। तो इस तरीके से आपका डेटा जो है ना क्वांटम कंप्यूटर में आपका इनपुट होता है, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं सुपरपोजिशन। अगर हम लोग क्वांटम इंटेंगलमेंट देखेंगे तो यहाँ पे सब एटॉमिक आपका पार्टिकल्स होता है जो कि इंटेंगल्ड होता है, यानी कि एक दूसरे से लिंक होता है, और ये आप देखोगे कि एक दूसरे को डिस्टर्ब भी करता है। और यहाँ पे यूनिवर्स में अगर हम लोग देखें तो इफ़ बोथ आर एट द अपोजिट एंड ऑफ द यूनिवर्स, तो ये आपका जो है ना इवन भी होता है, ऑड भी होता है। मतलब कि ये सब इतने ज़्यादा जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सुपरपोजिशन, जिसमें कि क्वांटम बिट आपका होता है, बाइनरी आपके नंबर में होते हैं। ये क्वांटम इंटेंगलमेंट है जिसमें कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपका एक दूसरे से लिंक होता है। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लॉज है जिसको इस यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में देखें तो क्वांटम टेक्नोलॉजी से क्या होता है ना कि क्वांटम फिजिक्स अगर आप लोग पढ़े हो, लॉज ऑफ क्वांटम फिजिक्स, तो उसको बेटर तरीके से समझा जा सकता है। मैटर्स का क्या बिहेवियर है ये समझा जा सकता है, एनर्जी का क्या बिहेवियर है एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल में, तो ये आप समझ सकते हो। ये आप लोग जो क्लासिकल फिजिक्स चलते आ रहा है ना, जो हम लोग स्कूल में कॉलेजेस में लेवल में जो फिजिक्स पढ़ते थे, ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि क्लासिकल कंप्यूटर है जो कि आपके बाइनरी फिजिकल स्टेट में आपका होता था, यानी कि 1 और 2 इस तरीके 1 और 0 इस तरीके के केसेस में आपका जो है उस समय डेटा अरेंज होता था, लेकिन ये उससे अलग है। साथ ही साथ क्वांटम प्रिंसिपल की बात करें तो ये इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के लिए, जैसे बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े आपके जो है इक्वेशंस होते हैं, जैसे आप लोग पढ़ते थे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आपका एक्स प्लस वाई, इस तरीके से आपका जो इक्वेशन होता था। तो ये समझ लो कि बहुत ही आपका जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस है, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, उसको यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए क्वांटम की यूज़ होती है, क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग जिसमें कि आपका कुछ पोटेंशियल एप्लीकेशन होते हैं, जिसमें कि जो डिफेंस के लिए या फिर सिविलियन एप्लीकेशन के लिए नेविगेशन हो, साथ ही ड्रग डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे नेविगेशन दिया जाता है। वहीं अगर क्वांटम मेट्रोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे मोर कैपेबल होता है, यानी कि आप लोग जो भी एयरक्राफ्ट है उसको डिटेक्ट कर सकेंगे, सबमरीन है उसको डिटेक्ट कर पाएंगे, मिनरल एक्सप्लोरेशन को डिटेक्ट कर पाएंगे, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट को डिटेक्ट कर पाएंगे। तो ये जो आपका क्वांटम मेट्रोलॉजी है, ये सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए होता है। क्वांटम कंप्यूटिंग होता है जिसमें कि आप लोग नेविगेशन कर सकते हो, रास्ता दिखा सकते हो डिफेंस के लिए, सिविलियन के लिए, ठीक है। एक और इसी से रिलेटेड टर्म है जिसको कहते हैं क्वांटम सुप्रीमेसी। तो ये है क्या, ये एक तरीके का पॉइंट होता है जिसमें कि आपका क्वांटम कंप्यूटर जो है ना, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कंप्लीट करता है
बियॉन्ड इट्स रीच, यानी कि वो जो है ना, जितना आप देखोगे कि इवन द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर पाता, उससे ज़्यादा जो आपका यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व किया जाता है वो क्वांटम सुप्रीमेसी के द्वारा किया जाता है। साइकोमोर है जो कि गूगल का क्वांटम कंप्यूटर है, ये 200 सेकंड लेता है किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए, और इसको वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर नाम दिया गया है। वहीं अगर सुमित की बात करें तो ये आपका 10,000 ईयर्स जो है इस तरीके से लेता है इसको सॉल्व करने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि एक इक्वेशन को एक ऐसा आपका कंप्यूटर है जो कि 10,000 ईयर ले लेगा, और एक ऐसा यहाँ पे क्वांटम सुप्रीमेसी है जो कि यहाँ पे सिर्फ 200 सेकंड लेता है उस कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो इस टॉपिक को समझिएगा, इतना ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना है, बट हल्का फुल्का, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है, तो इसलिए इसको थोड़ा बहुत आप लोग को पता होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो ये है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं हल्का फुल्का। नासा के साइंटिस्ट के द्वारा रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इन स्पेस, वो भी फर्स्ट टाइम, और ये आपका बोस-एस्टीन कॉन्डेंसेंट एक्सपेरिमेंट का ये पार्ट है। साथ ही साथ आप देखोगे कि ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है, तो यहाँ पे बोस-एस्टीन जो कंडेंसेंट है उसका यहाँ पे एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है, जिसको हम लोग फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, और ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा ही प्रेडिक्ट किया गया था पहली बार, और इंडियन मैथमेटिशियन भी है जैसे कि सत्येंद्र नाथ बोस है, उनके द्वारा ये आपका देखा गया था। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा, ये 4 स्टेट ऑफ मैटर है। तो ये सोचिएगा, ये आप लोग को पता होना चाहिए। पहले स्टेट ऑफ मैटर हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन ही मैटर, ये तीन ही स्टेट है। लेकिन उसके बाद एक आपका और आया था प्लाज्मा, लेकिन अभी फिफ्थ स्टेट भी पता चला है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। BEC जो है यहाँ पे आपका, इट मीन्स कि बोस-एस्टीन और कंडेंसेट, ये आपका फॉर्म्ड होता है जब एटम्स कुछ सर्टेन एलिमेंट्स के ये ठंडे हो जाते हैं, वो भी एब्सोल्यूट ज़ीरो में, तब यहाँ पे आपका जो है ना इस तरीके का बोस-एस्टीन कंडेंसेट होता है। उसके बाद आप देखोगे जब ये कुछ टेम्परेचर में रिच करते हैं तो एटम जो है वो सिंगल इंटिटी होती है विथ क्वांटम प्रॉपर्टीज़ के साथ, और यहाँ पे हर एक पार्टिकल्स का अपना एक फंक्शन होता है, वो भी वेव ऑफ मैटर जैसा। तो ये थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि एक्सट्रीमली फ्रेजाइल है, और साथ ही साथ इसमें क्या है ना कि इम्पॉसिबल है साइंटिस्ट के लिए कि वो उनको जो है अर्थ में स्टडी कर सके, और जहाँ पे ग्रेविटी इंटरफेयर करता है, क्योंकि आप लोगों को अभी मैं बताई कि ग्रेविटी के कारण ही जो है सारी चीज़ें हमारे कंट्रीज़ में जो ली जाती है, हमारे कंट्री में क्या, हमारे अर्थ में जो भी काम किया जाता है वो ग्रेविटी को देख के ही किया जाता है, ठीक है। तो BEC एक्सपेरिमेंट से क्या होता है कि जनरल रिलेटिविटी का यहाँ पे टेस्ट होता है, डार्क एनर्जी को सर्च किया जा सकता है, ग्रेविटेशनल वेव के बारे में देखा जाता है, स्पेसक्राफ्ट नेविगेशन में हेल्प मिलता है, और क्वांटम मैकेनिज्म में यहाँ पे हेल्प मिलता है। बट द थिंग इज़ कि आपके जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे प्लाज्मा के बारे में, जिसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा गया है। तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ये है क्या, प्लाज्मा गैस के जैसा है, बट ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। यहाँ पे पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी देखने को मिलेगा, इसमें थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक चार्ज होता है या तो नहीं भी होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका चार्ज आयन प्रेजेंस है। तो प्लाज्मा जो है हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव भी है, और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे रिस्पॉन्ड भी करता है। प्लाज्मा की बात करें तो इसमें कोई भी फिक्स शेप्ड या वॉल्यूम नहीं होता है, ये सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में कम घनत्व होता है, डेंस कम होता है। प्लाज्मा जो है मोस्ट कॉमन आपका स्टेट ऑफ मैटर है यूनिवर्स में, 99% हमारे जो विजिबल यूनिवर्स है उसमें आपको प्लाज्मा देखने को मिलेगा। प्लाज्मा जो है वो नेचुरली भी है सन में, और स्टार में भी है, एक्सरे बीम में भी है। अर्थ में अगर बात करें तो प्लाज्मा जो है वो यहाँ पे फ्लेम्स में है, लाइटनिंग में है, ऑरोराज में है। ऑरोराज कहने का मतलब है कि डिफरेंट लाइटनिंग आपको देखने को मिलेगा, कलरफुल लाइटनिंग, तो उसमें आपको जो है प्लाज्मा मिलेगा। प्लाज्मा जो है वो यहाँ पे अगर कोई भी गैस को अगर आप हाई टेम्परेचर में गर्म करते हो तो आपको उसमें प्लाज्मा देखने को मिलेगा कि प्लाज्मा उससे फॉर्म भी होता है, ठीक है। तो 4 स्टेट ऑफ मैटर ये आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि अभी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर यहाँ पे पता किया गया है, बट इतना ज़्यादा अभी उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फोर्थ स्टेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कमिंग टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, तो यहाँ पे बात करते हैं एनुलर सोलर एक्लिप्स। हालांकि मैं पहले भी इस टॉपिक के ऊपर आप लोग को बता चुकी हूँ। तो रिसेंटली एनुलर सोलर एक्लिप्स और जो समर सॉलिस्टिस है वो सेम डे देखने को मिला, वो भी फर्स्ट टाइम 19 ईयर्स के बाद। सो कम टू द पॉइंट कि समर सॉलिस्टिस होता क्या है, विंटर सॉलिस्टिस होते हैं, समर सॉलिस्टिस होते हैं। तो ये लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर होता है, और ये आपका 21 ऑफ जून को ही होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, विच इज़ फिक्स्ड। हर एक साल आपको ये समर सॉलिस्टिस देखने को मिलेगा, जिसमें दिन जो है बहुत लंबा होता है। अगर नासा के अकॉर्डिंग देखें तो जो इनकमिंग एनर्जी
एनर्जी है अर्थ में, ये जो सन के द्वारा रिसीव किया जाता है इस डे, वो 30% हायर होता है नॉर्थ पोल में, अगर हम लोग इक्वेटर की कंपैरिजन में देखें। साथ ही सॉलिस्टिस जो है ना, ये ईदर साइड ऑफ इक्वेटर में आपका अपोजिट होता है। तो समर सॉलिस्टिस आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है, और ये विंटर सॉलिस्टिस आप देखोगे वो सदर्न हेमिस्फेयर में होता है, या फिर वाइस वर्सा भी होता है। तो विंटर सॉलिस्टिस आपको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कब देखने को मिलेगा? विंटर सॉलिस्टिस हमारा जो है ना 22 दिसंबर के अराउंड होता है, दिसंबर में होता है, जिसमें कि हमारी रातें बहुत लंबी होती है, दिन बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो ये सब आपका जोग्राफिकल फैक्ट्स है, तो आप लोग पढ़े ही होंगे। सोलर एक्लिप्स में दिखते हैं सूर्य ग्रहण जो देखने को मिला है। तो सोलर एक्लिप्स जो है ना, वो आपका न्यू मून में ही होता है, जब आपकी न्यू मून होते हैं तभी होता है। और इसमें क्या होता है कि जब मून जो है ना, वो आपका सन और अर्थ के बीच में आपका मूव करता है। ये आपका सन है, ये आपका अर्थ है, इसके बीच में अगर आपका मून मूव होता है तब इसको कहते हैं हम लोग सोलर एक्लिप्स हो रहा है। ठीक है, सोलर एक्लिप्स आपको हर एक 18 मंथ में देखने को मिलेगा, 18 मंथ में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए 4 टाइप के आपको जो है ना एक्लिप्स देखने को मिलेगा। टोटल सोलर एक्लिप्स है, ठीक है, पार्शियल सोलर एक्लिप्स है, एनुलर सोलर एक्लिप्स है, और साथ ही साथ आपका यहाँ पे हाइब्रिड एक्लिप्स है। तो एक एक करके यहाँ पे मैं आपको समझाने का कोशिश करती हूँ। टोटल सोलर एक्लिप्स क्या होता है कि ये आपका सन है, ये आपका मून है, और ये आपका अर्थ है। टोटल सोलर एक्लिप्स जो है ना, ये बहुत ही रेयर है और कुछ ही पर्टिकुलर लोकेशन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि मून की फुल शैडो आपको देखने को मिलेगा, और इसको अम्ब्रा भी कहते हैं। इस केस को, यानी कि जहाँ पे टोटल सोलर एक्लिप्स है, उसको हम लोग अम्ब्रा भी कहते हैं। और यहाँ पे क्या है ना कि एक नैरो पाथ ऑन द अर्थ सरफेस ट्रेस्ड बाय द मून, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि पूरी तरीके से जो है ना, यहाँ पे आपका ढक लिया जाता है, सन की जो रोशनी होती है वो अर्थ तक नहीं पहुँचता, पूरा आपका जो है अंधकार हो जाता है। तो यहाँ पे टोटल सोलर एक्लिप्स देखने को मिलेगा, और इसको हम लोग अम्ब्रा भी कहते हैं। ये न्यू मून में होता है, और मून जब यहाँ पे पेरिग्री हो, आपको दो कंसेप्ट देखने को मिलेगा, एपिग्री और पेरिग्री। ठीक है, पेरिग्री क्या होता है कि जो क्लोजेस्ट पॉइंट होता है सन मून और अर्थ के बीच में, जो क्लोजेस्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग पेरिग्री कहते हैं। तो उस टाइम में आपको इस तरीके का टोटल सोलर एक्लिप्स देखने को मिलेगा। तभी तो यहाँ पे आपका जो पूरे सन की रोशनी है वो अर्थ तक नहीं पहुँचती है, और मून के द्वारा जो है पूरा अर्थ को ढक लिया जाता है, और इसको हम लोग पेरिग्री कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट अम्ब्रा और पेरिग्री आपका किस में आता है? टोटल सोलर एक्लिप्स में आता है। साथ ही अगर हम लोग पार्शियल सोलर एक्लिप्स देखें, यानी कि इसमें क्या होता है कि आपका जो है थोड़ा बहुत, यानी कि आधा आपका जो है ना मून के द्वारा अर्थ को यहाँ पे ढक लिया जाता है। तो इस तरीके का दिस हैपन व्हेन सन मून एंड अर्थ आर नॉट एग्जैक्टली लाइंड अप, और जो सन अपीयर होता है वो डार्क शेडो में होता है ऑन ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो इस तरीके का होता है। टोटल सोलर एक्लिप्स में क्या होता है कि पूरी तरीके से सन जो है ना आपका डार्क हो जाता है, पूरी तरीके से कवर हो जाता है। उसके बाद आप लोग देखोगे कि पार्शियल सोलर एक्लिप्स में क्या होता है कि हाफ जो है यहाँ पे आपका सोलर में जो है आपका ढक लिया जाता है। तो इस तरीके का काम होता है। एनुलर सोलर एक्लिप्स में अगर हम लोग यहाँ पे देखें, देखिए इस तरीके का सोलर एक्लिप्स क्या हो गया टोटल कि यहाँ पे पूरी तरीके से डार्क हो गया। एनुलर आपका यहाँ पे क्या होता है कि रिंग जैसा दिखने को मिलेगा, चारों ओर से आपका लाइट होगा लेकिन बीच में पूरा डार्क होगा। पार्शियल क्या है कि आधा आधा जो है आपका यहाँ पे डार्क होगा। तो एनुलर सोलर एक्लिप्स की बात करें, ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा आपका न्यूज़ में है, तो आई थिंक इससे क्वेश्चन बनेगा। ये तब होता है जब एंगुलर डायमीटर में होता है मून, और पूरी तरीके से आपका जो है ना सन को ये कवर कर लेता है, बट यहाँ पे चारों ओर जो सन के कोरोना होते हैं ना, यानी कि जो आउटर लेयर ऑफ सन होता है उसमें आपको जो है लाइट देखने को मिलेगा। तो ये जो है ना आपका जो मून है वो पूरी तरीके से सन को कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं करता है, एक डार्क डिस्क आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ चारों ओर से जो है रिंग ऑफ फायर देखने को मिलता है। साथ ही ये कब होता है? ये आपका न्यू मून में होना चाहिए। मून शुड बी एट वेरी नियर अ ल्यूनर नोड ऑफ द, सो डैट द सन, मून और अर्थ जो है एक स्ट्रेट लाइन में हो। एक स्ट्रेट लाइन में होता है तीनों, तभी इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। और मून जो है ना ये एपोगी है, ठीक है, ये एपोगी है, यानी कि फार्देस्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा मून और अर्थ में। पेरिग्री जब होता है तो ये क्या होता है कि आपका वहाँ पे टोटल सोलर एक्लिप्स हो जाएगा, लेकिन एपोगी होगा तब आपका एनुलर सोलर एक्लिप्स होगा। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप देखोगे वन ऑफ द फेज अगर हम लोग एनुलर सोलर एक्लिप्स में देखें तो इसको बेली बेड्स भी कहा जाता है, जो कि यहाँ पे विजिबल होता है। तो ये थीन फ्रेगमेंटेड है, यानी कि जैसे आपको ये सन देखने को मिल रहा है, और इसमें आपका ये जो सन है इतना पोर्शन आपका पूरा ढका हुआ है। रिंग ऑफ फायर आपको चारों ओर से देखने को मिलेगा कि सन की जो रोशनी है वो आपको दिख रही है। इसको कहते हैं बेली बेड्स, ठीक है। तो बेली बेड्स याद रखिएगा, ये इसी से रिलेटेड है। तो ये सारी बातें यहाँ पे कही जा रही है। अगर हम लोग पार्शियल और एनुलर सोलर एक्लिप्स में देखें तो ये डेंजरस होता है सन को देखना बिना किसी प्रॉपर इक्विपमेंट और टेक्निक से। तो कभी भी आप लोग जो है ना खुले आंखों से मत देखा कीजिए, काफ़ी डेंजरस होता है फॉर आवर स्किन, फॉर आवर आइज़। ओके,
एक होता है हाइब्रिड इक्लिप्स, ये बहुत ही ज़्यादा आपका जो है रेयर देखने को मिलेगा, जहाँ पे इक्लिप्स जो है ना वो सिर्फ आपका एनुलर होगा फर्स्ट फ्यू सेकेंड में, फॉर द रेस्ट इट विल बी टोटल इक्लिप्स। यानी कि यहाँ पे हाइब्रिड है, दो तरीके का मिक्सिंग आपको देखने को मिलेगा, एक तो एनुलर होगा और साथ ही साथ टोटल होगा। यानी कि कुछ समय में जो है ना आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो है पूरी तरीके से ढक जाता है और सन जो है पूरा डार्क हो जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये 4 तरीके का होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकंड, ल्यूनार नोड भी यहाँ पे बात की जा रही है। तो मून का जो ऑर्बिट है अराउंड द अर्थ, आप लोगों को पता है कि मून जो है कहाँ घूमती है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती है। और यहाँ पे आपका जो देखने को मिलेगा ये 5 डिग्री विथ 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी कि असेंडिंग नोड कहते हैं, डिसेंडिंग नोड कहते हैं यहाँ पे। तो आप लोग नोड देख सकते हो, इस तरीके के फिगर में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। ये आपका नोड है, ठीक है, ये चक्कर लगा रहा है, ये आपका हमारा अर्थ है, ये मून है। तो मून इस तरीके से चक्कर लगा रहा है, और हमारा अर्थ किसके चारों ओर चक्कर लगाता है, तो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये ल्यूनार नोड आपको देखने को मिल रहा है, एक सेकंड, ये आप लोग देख सकते हो ल्यूनार नोड है, और यहाँ पे भी आपको ल्यूनार नोड देखने को मिलेगा, ठीक है। एक होता है असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग। तो ये आप देखोगे कि ये जो नोड है ना, ये आपका अर्थ के चारों रोटेट करता है वंस इन 18 ईयर्स। तो 18 ईयर्स में एक बार ये नोड आपका रोटेट करता है। तो इस तरीके से अगर न्यू मून होता है ना, तो ये जो नोड है ये आपको ऑल्सो देखने को मिलेगा अर्थ और सन के बीच में भी। तो जब ये तीनों एक साथ एक लाइन में आ जाता है, तब यहाँ पे इक्लिप्स होता है, और तब इस तरीके का नोड आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है, ओके। तो ल्यूनर नोड के बारे में पता होना चाहिए। 4 तरीके की एक्लिप्स होती है। टोटल एक्लिप्स, आपका टोटल एक्लिप्स में कौन कौन से पॉइंट है, अम्ब्रा कहते हैं इसको, जब ये आपका फुल शैडो हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है ना पेरिग्री इसको कहते हैं, जब अर्थ और सन जो है आपका, अर्थ और मून जो है दोनों एक दूसरे से बराबर होते हैं। पेरिग्री एपोगी, तो एपोगी तब आपका होता है जब यहाँ पे आपका मून जो है अर्थ से दूर होता है, तो ये एपोगी कहते हैं। और मून जब अर्थ के पास होता है तो इसको पेरिग्री कहते हैं। जब मून और अर्थ एक दूसरे के पास होगा तो यहाँ पे सोलर एक्लिप्स होगा, और जब मून और अर्थ एक दूसरे से दूर होगा तो यहाँ पे आपका एनुलर एक्लिप्स होगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ कंसेप्ट है जो कि आप लोग को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, हमारे यहाँ पे साइंस एंड टेक की पोर्शन कंप्लीट हो गई पूरी तरीके से। नेक्स्ट हम लोग कल एक कल्चर की यहाँ पे लेसन देख लेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक्स आपके हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं और क्वेश्चंस डायरेक्टली इससे फेच हो जाते हैं, दैट इज़ वेरी गुड, है कि नहीं। तो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ, या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स में भी ज़रूर मेरे इस तरीके के वीडियोज़ को शेयर किया कीजिए। और अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर ही सकते हो। सब्सक्राइब करने के लिए मुझे रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस इसलिए कहती हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है ना कि रेगुलर आप लोग को वीडियोस मिलते रहेगी डेली बेसिस, तो आपका छूटे ना, दैट्स वाई मैं सब्सक्राइब। वैसे भी आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर ही लोगे, और नहीं अच्छा लगेगा तो फिर तो मेरे बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। सो अपने मन से ही कीजिए, अच्छा लगता है तो ये सब्सक्राइब कीजिए, किसी भी तरीके का कंपलसरी तो बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग को बहुत सारे चैनल अवेलेबल है, बहुत सारे ऐसे आप लोग को वीडियोज़ अवेलेबल मिल जाएंगे, लेकिन आप लोग को जहाँ अच्छा लगता है, जहाँ सूटेबल लगता है, आपको समझ में आती है चीज़ें, वहीं पर आप लोग स्टडी कीजिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।